Assalamu alaikum dear students, I am Anjum Shafiq, your biology teacher for grade 11, and today I am going to discuss the functions of blood. So let's move to the classboard. So dear students, functions of blood. बहुत ही आसान क्वेश्चन और बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। तो अब तक हम इतने ज़्यादा इसके फंक्शंस वैसे भी डिस्कस कर चुके हैं, उन्हीं को हमने कंबाइन करना है और ये एक टॉपिक बन जाएगा हमारा फंक्शंस ऑफ द ब्लड, जो कि सेपरेटली दिया गया है हमारे सिलेबस के अंदर। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आसान भी है और इम्पॉर्टेंट भी है। क्लियर? So first of all, the first function which is discussed is that the blood helps in maintaining colloid osmotic pressure in its maintenance albumin have got 75% role and globulin has got 25% role in maintaining the colloid osmotic pressure, while the fibrinogen चूँकि आपको पता है फाइब्रिनोजन ये क्लॉटिंग प्रोटीन है, क्लियर, सो हैव नो इफेक्ट ऑन प्लाज्मा और द कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर। अब देखो जब कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, तो ब्लड वेसल्स आपको पता है, आगे चलकर इसी चैप्टर में डिटेल से हमें डिस्कस भी करना है। आर्टरीज डिवाइड होती हैं आर्टेरियोल्स में, और आर्टेरियोल्स डिवाइड होती हैं तो बनती हैं कैपिलरीज। कैपिलरीज दे रीजॉइन टू फॉर्म वेन्यूल्स एंड वेन्यूल्स दे रीजॉइन टू फॉर्म वेन्स। तो ये तरतीब है और इसी फ्लो में ही ब्लड जो है वो इसकी डायरेक्शन है फ्लो की, इसी डायरेक्शन में ये फ्लो करता है। तो डियर स्टूडेंट्स, कैपिलरीज में से ब्लड निकलने की कोशिश कर रहा होता है। ये माइक्रोस्कोपिक वेसल्स हैं, स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल्स हैं, इससे निकलने की कोशिश करेगा। तो ब्लड जो है ये कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर बनाए रखेगा विद द हेल्प ऑफ एल्ब्यूमिन एंड ग्लोब्यूलिन, ताकि कैपिलरीज में वापस जो है वो उसका बैक फ्लो हो सके। जो ऊज आउट हो रहा था वो रिवर्स प्रेशर रखे उसका इसे कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर, इसकी वजह से जो फ्लूइड लीक हो रहा होता है उसको वापस बुला लिया जाता है। क्लियर? सो दिस इज हाउ इट हेल्प्स इन द कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर। नंबर 2, blood is involved in the transport. सबसे मेजर फंक्शन इसका, ठीक है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन। तो क्या क्या ट्रांसपोर्ट कर रहा था डियर स्टूडेंट्स? ब्लड ट्रांसपोर्ट्स न्यूट्रिएंट्स, आपके न्यूट्रिएंट्स जो हैं उसको ट्रांसपोर्ट कर रहा है। कैसे? एब्जॉर्प्शन के जरिए एब्जॉर्ब करेगा तो ब्लड में आएंगे सारे न्यूट्रिएंट्स। कौन से न्यूट्रिएंट्स जो हमने पढ़े थे स्टूडेंट्स? जिसमें ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज एंड अमाइनो एसिड्स एंड फैटी एसिड्स and
ग्लिसरॉल, क्लियर, ये सारे न्यूट्रिएंट्स ट्रांसपोर्ट करता है, क्लियर, टू द सेल्स और टिश्यूज फॉर द रिलेटेड जो है उनके जो जैसे जैसे जहाँ जहाँ पर जिसकी ज़रूरत है एनर्जी के लिए या नया सेल बनाने के लिए, कोई प्रोटीन बनवाने के लिए, कोई नया लिपिड बनवाने के लिए, एज पर द रिक्वायरमेंट। इसी तरह से ब्लड ऑल्सो ट्रांसपोर्ट्स द ब्लड ट्रांसपोर्ट्स ऑक्सीजन, जी डियर स्टूडेंट याद आ गया आपको, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड ये उसकी ट्रांसपोर्ट में इन्वॉल्व है, ठीक है, विच आर द रेस्पिरेटरी गैसेस, दीज आर रेस्पिरेटरी गैसेस। इसी तरह से डियर स्टूडेंट्स जो वेस्ट बन रहा है सेल्स में मेटाबॉलिज्म के जरिए, उसको भी वहां से निकाल कर और कहां पर उसको डिस्पोज ऑफ कराने में हेल्प कर रहा है ब्लड। द ब्लड helps in disposing of the metabolic waste by transferring or transporting to the किडनीज, उनको किडनीज तक पहुंचाता है और वहां से फिर यूरिनेशन के जरिए, यूरिन फॉर्मेशन के जरिए उनको बॉडी से रिमूव कर दिया जाता है। सो द ब्लड ऑल्सो हेल्प्स इन बॉडीली डिफेंस। द ब्लड प्रोवाइड्स बॉडी डिफेंस, और उस पर अच्छी खासा लेक्चर हमारा एक पूरा इसी पे गया, बॉडी डिफेंस, पूरा लेक्चर हमने इस पे किया था वाइट ब्लड सेल्स पे, ठीक है। प्रोवाइड्स द बॉडी डिफेंस बाय प्रोवाइडिंग cells like the lymphocytes and proteins like the antibodies against microorganisms, जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, फॉर एग्जाम्पल वायरसेस, बैक्टीरिया, पैरासाइट्स, फंजाई एक्सेट्रा, एनी काइंड ऑफ, क्लियर। तो उसके खिलाफ डिफेंस प्रोवाइड कर रहा है ब्लड, इम्यूनिटी प्रोवाइड कर रहा है बाय द हेल्प ऑफ लिम्फोसाइट्स। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, इसके अलावा एक और अनदर इंपॉर्टेंट फंक्शन that is the blood transports all hormones, और ये वाला फैक्टर हमने प्लाज्मा में डिस्कस किया था डियर स्टूडेंट्स, याद आपको कि जितने भी हार्मोन्स हैं, हार्मोन्स कहाँ से सेक्रेट होते हैं? फ्रॉम द एंडोक्राइन ग्लैंड्स, और एंडोक्राइन ग्लैंड्स दे आर द डक्टलेस ग्लैंड्स, उनमें कोई नालियाँ डक्ट्स नहीं होती हैं जैसे कि एक्सोक्राइन ग्लैंड्स में होती हैं। तो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स में उनके अंदर डक्ट्स हैं, जबकि एंडोक्राइन ग्लैंड्स में डक्ट्स नहीं होती, इसलिए वो अपनी जो सेक्रेशंस होती हैं, इनके सेक्रेशंस को हार्मोन्स कहा जाता है,
उनको डायरेक्टली कहाँ पर पोर करते हैं, ब्लड के अंदर, ठीक है, गिविंग शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स। क्लियर, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स को प्रोड्यूस करवाने के लिए हॉर्मोन्स। सो ये भी उसका कैरियर है, ठीक है। इसी तरह से डियर स्टूडेंट्स, another function is the blood acts as a buffer। केमिस्ट्री में पढ़ा हुआ ना डियर स्टूडेंट्स आपने, बफर। सो बफर किसे कहते हैं? बफर एक ऐसे सॉल्यूशन को कहते हैं जो हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल आयंस की वो जो एक ख़ास कंसंट्रेशन के बिहाफ के ऊपर किसी भी सॉल्यूशन की पीएच को मेंटेन करता है, ठीक है, किसी भी सब्सटेंस की पीएच को मेंटेन करता है। सो ब्लड जो है ये भी हमारी बॉडी के लिए बफर है। क्लियर? सो ब्लड एक्ट्स एज अ बफर एंड मेंटेन्स the concentration of hydrogen ions and hydroxyl ions in the body to maintain its pH। मतलब कि बॉडी की पीएच को मुख्तलिफ तरह से मेंटेन करने में हेल्प करेगा। नाउ डियर स्टूडेंट्स, ब्लड इज ऑल्सो इन्वॉल्व्ड द वॉल ऑफ ब्लड। अब आप सोच लेंगे ब्लड की कहाँ से वॉल आ गई? वॉल ऑफ ब्लड का मतलब है कि दो चीज़ों के दरमियान ये एक वॉल का काम करता है। सो मतलब कि सेल्स और जो एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट होता है उसके दरमियान ये एक वॉल का काम करता है। अ वॉल ऑफ ब्लड, द वॉल ऑफ ब्लड इज रिस्पॉन्सिबल for the exchange of nutrients and gases and waste products। किसी भी चीज़ का अगर एक्सचेंज होना है तो वो प्लाज्मा लेवल पे होता है, इन द कैपिलरीज। क्लियर? कैपिलरीज के अंदर, तो वहाँ पर एक्चुअली ब्लड जो है वो एक्सचेंज करवा रहा होता है। सो ये वॉल ऑफ ब्लड ये हेल्प करती है बिटवीन द सेल्स एंड द कैपिलरीज। इसी तरह से डियर स्टूडेंट्स, अनदर इंपॉर्टेंट फंक्शन इज द ब्लड हेल्प्स in maintaining the temperature of body। इसे क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? थर्मोरेगुलेशन। थर्मोरेगुलेशन। तो थर्मोरेगुलेशन इन द नेक्स्ट ईयर आप पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 15 के अंदर। थर्मोरेगुलेशन एक बाकायदा तौर पर होमोस्टेसिस के अंदर एक प्रोसेस है और इसमें वैसो कंस्ट्रिक्शन और वैसो डायलेशन के ज़रिए हीट लॉस या हीट गेन मैकेनिज्म्स को एक्टिवेट किया जाता है बाय फॉलोइंग वैसोकंस्ट्रिक्शन। वैसोकंस्ट्रिक्शन आमतौर पर ठंडे मौसम में होती है, सर्दियों में होती है। ब्लड वेसल्स सिकुड़ कर और नीचे स्किन के डीप चली जाती हैं टिश्यूज़ में ताकि हीट को बचाया जा सके। मीन्स कि इट इज़ अ हीट गेन
mechanism. Clear? जो हीट है उसको कंजर्व किया जाए, उसको बचाया जाए. एंड vasodilation. एंड vasodilation. वैसो का मतलब ब्लड वेसल, डायलेशन का मतलब उसका डायमीटर इंक्रीज हो जाना. तो ऐसी कंडीशन कब होती है? इट इज़ ड्यूरिंग समर, या जब गर्मी लग रही हो, जब बुखार हो. हीट लॉस मैकेनिज्म है. इट इज़ हीट लॉस मैकेनिज्म. तो इस मैकेनिज्म में होता क्या है कि जब हमारी बॉडी हीटअप हो रही होती है, हमारा कोर टेम्परेचर 37 से ऊपर चला जाता है, तो हमारा यहाँ पर ब्रेन में होता है थर्मोस्टेट. उसे हम कहते हैं हाइपोथैलेमस. पता है ना आपको, फोर ब्रेन के अंदर. तो हाइपोथैलेमस जो है ये फिर हीट लॉस मैकेनिज्म चलाएगा. स्किन, जो ब्लड वेसल्स हैं स्किन के ऊपर आ जाएंगी, ठीक है, मतलब कि बिल्कुल स्किन के नीचे आ जाएंगी, और यहाँ से फिर कंडक्शन के ज़रिए एनवायरनमेंट के साथ हीट लॉस होगी. ठीक है, तो ये इस तरह से थर्मो रेगुलेशन में भी हेल्प कर रहा है. इसी तरह से स्टूडेंट्स, अनदर इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ ब्लड इज इट हेल्प्स इन एक्सक्रीशन. ब्लड helps in excretion. इसके हवाले से पहले भी थोड़ी सी बात हुई एक्सक्रीशन के हवाले से. यहाँ पर ये बेसिकली एक्सक्रीशन ही है. ठीक है, इसको हम एक्सक्रीशन भी कह सकते हैं. किडनीज तक वो लेकर जाना, फिर उसको रिमूव करना. इसको बेशक मार्क कर लें, इसके साथ लिख लें एक्सक्रीशन. एक तो हो गया ये, और दूसरा साथ में ब्लड हेल्प्स इन एक्सक्रीशन एंड, जो एक्सप्लेन नहीं हुआ, एंड ऑस्मो रेगुलेशन. एंड ऑस्मो रेगुलेशन. तो डियर स्टूडेंट्स, ऑस्मो रेगुलेशन क्या है कि बॉडी के अंदर वाटर और सॉल्यूट्स यानी और सॉल्ट्स की जो बैलेंस है उसको मेंटेन करना, दैट इज कॉल्ड एज ऑस्मो रेगुलेशन. मीन्स कि जब बॉडी के अंदर वाटर का लेवल कम हो जाए तो तब हमारी बॉडी क्या करती है, वो किडनीज में से वाटर को कम वो निकलने देती है. किडनीज क्या करती हैं, उसको ज़्यादा रीअब्जॉर्ब करती हैं, और उससे यूरिन कम बनता है, कॉन्सेंट्रेटेड बनता है. और जब हमारी बॉडी फ्लूइड्स के अंदर पानी ज़्यादा होता है तो ऐसी कंडीशन में उससे बचने के लिए उसको, उस बोझ को हार्ट के ऊपर लोड डालने से बेहतर है कि किडनी क्या करती हैं, फिर उसको फिल्टर करती हैं पानी को, और उससे ज़्यादा से ज़्यादा यूरिन बनता है. तो अब जब ज़्यादा पानी पी लेते हैं तो उससे कहता है आपको यूरिन भी ज़्यादा आता है. एक्चुअली होता क्या है, हमने पढ़ा था कि ब्लड के अंदर वाटर जो है यानी प्लाज्मा पोर्शन 55% और उसका वाटर कितना 90%. तो उस परसेंटेज को मेंटेन करना है. अगर तो ये 90% से कम हो रहा है तो फिर किडनी क्या करेगी कि उसको वाटर को कंजर्व करने वाला मैकेनिज्म चलाएगी. और अगर इससे 90% से ज़्यादा हो रहा है तो ब्लड डाइल्यूट हो जाएगा. अब ब्लड की क्वांटिटी बढ़ जाएगी, वॉल्यूम बढ़ जाएगा. मतलब अगर 5 लीटर था तो लेट सपोज को 5.5 लीटर हो गया. तो जहाँ पर हार्ट 1 मिनट में 5 लीटर ब्लड पंप कर रहा था, अब उसको 5.5 लीटर करना पड़ा. उसका वर्कलोड बढ़ गया. लेकिन किडनी ज़्यादा देर तक ऐसा नहीं रहने देगी. वो क्या करेगी, जो एक्सेस वाटर था वो उसको फिल्टर करेगी और उसका यूरिन बनाएगी, कुछ स्वेटिंग के ज़रिए, कुछ जो है वो यूरिनेशन के ज़रिए, यानी थर्मो रेगुलेशन भी हो रही है. अगर बॉडी टेम्परेचर तो वहाँ से भी वाटर लॉस हो रहा है. और अगर वहाँ से थर्मो रेगुलेशन के ज़रिए नहीं हो रहा तो फिर जो है इस तरह से उसको यूरिन फॉर्मेशन के ज़रिए बॉडी से रिमूव कर दिया जाएगा. सो दैट इज़ ऑल्सो द फंक्शन, इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ ब्लड. Another important function is that the blood helps in maintaining the internal environment. हमारे बॉडी का जो इंटरनल एनवायरनमेंट है उसको मेंटेन करने में हेल्प कर रहा होता है. इसी तरह से स्टूडेंट्स,
अनदर इंपॉर्टेंट फंक्शन जो हम पहले डिस्कस कर भी चुके हैं, द ब्लड हैव क्लॉटिंग फैक्टर्स, द ब्लड हैव क्लॉटिंग प्रोटीन्स या उन्हें कहते हैं क्लॉटिंग फैक्टर्स। और इंशाल्लाह आप बीएस के फर्स्ट प्रॉफ में पढ़ेंगे, ये क्लॉटिंग फैक्टर्स की डिटेल पढ़ेंगे। ह्यूमन फिजियोलॉजी के अंदर देयर आर 12 क्लॉटिंग फैक्टर्स, 12 होते हैं, ठीक है, एंड विच हेल्प इन blood clotting, which help in blood clotting. Another important function that the blood produces interferon and antitoxins, which degrades the nucleic acids and the toxins released by microorganisms. क्लियर? तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो टॉक्सिन्स रिलीज करते हैं, जैसे वो बैक्टीरिया हैं या वायरसेस हैं, तो उनके खिलाफ एंटीटॉक्सिन्स बनाता है ताकि उनके असर को ज़ायल किया जा सके। इसी तरह से वो इंटरफेरॉन बनवाता है। इंटरफेरॉन ये भी प्रोटीन, ये दोनों प्रोटीन्स हैं, याद रखें। एंड इंटरफेरॉन, दीज आर प्रोटीन्स, बोथ ऑफ देम दे आर प्रोटीन्स, ये प्रोटीन्स हैं। और ये इंटरफेरॉन ये न्यूक्लिक एसिड्स को ख़ास तौर पर डिस्ट्रॉय करने में हेल्प करता है, और जो सेल इन्फेक्ट हो चुका है अगले सेल को वो प्रोटेक्ट करवा लेता है, इंटरफेरॉन। क्लियर? सो दिस इज़ हाउ द ब्लड हेल्प्स। सो डियर स्टूडेंट्स, होपफुली फंक्शंस ऑफ ब्लड आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और डिस्कस करेंगे डिसऑर्डर्स ऑफ ब्लड। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।